हाय एवरीवन, वेलकम टू ACMA। आज की वीडियो में हम काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट टू का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है एथिकल स्टैंडर्ड्स। CMA स्टूडेंट्स जो पार्ट टू दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ये टॉपिक आता है प्रोफेशनल एथिक्स मॉड्यूल में, जो कि 15% ऑफ द सिलेबस कवर करती है। राइट, MCQ में भी क्वेश्चन बनता है और ऐसे में भी क्वेश्चन बनता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ साथ एथिकल प्रिंसिपल्स भी आते हैं। ये किस में लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं IMA स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस में। ठीक है, अब IMA इस स्टेटमेंट में सर्टेन स्टैंडर्ड्स और सर्टेन प्रिंसिपल्स मेंशन करता है, जो कि एक एम्प्लॉय को और एक एम्प्लॉयर को अधेयर करने हैं, गो थ्रू करने हैं अब उनके बिहेवियर में, उनके एक्शंस में, डेली प्रोफेशनल एक्शंस में। तो हम समझते हैं कि अब ये स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड्स चार होते हैं, चार स्टैंडर्ड्स होते हैं और चार ही प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स, और जब मैं भी मेरी CMA की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं कंफ्यूज होता था कि यार ये तो स्टैंडर्ड है या प्रिंसिपल है, ये स्टैंडर्ड है या प्रिंसिपल है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक एक अच्छा शॉर्टकट लाया हूँ आपके लिए कि आप इसको एक निमोनिक से याद रखें। निमोनिक का मतलब चार स्टैंडर्ड्स हैं, उन चारों स्टैंडर्ड्स का नाम आप ऐसे ध्यान रखें ICCC से। ठीक है, अगर आप लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आपने सुना होगा ICC एक बॉडी है जो कि टूर्नामेंट्स कराती है, ICC। तो आप इसको ध्यान रखिए, ICCC। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? सबसे पहले चलते हैं आई पे। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड। इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड क्या बोलता है? एक बार वीडियो स्टॉप करिए और सोचिए 2 मिनट के लिए कि इंटीग्रिटी से आप मतलब क्या समझते हैं। ऑब्वियसली आपने सुना हुआ वर्ड है कि इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। इंटीग्रिटी मतलब यार जो अपनी वैल्यूज के साथ रहता हो। करेक्ट, कुछ कुछ ऐसा ही। यस, आपने एकदम सही सोचा। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आप आपकी कोर वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आप जो भी काम करते हैं, अगर आपको कोई ऐसा काम दिया जाए जो जो आपकी वैल्यूज से कॉन्फ्लिक्टिंग हो या क्लैश हो रहा हो, तो आप वो काम नहीं करेंगे। आप आपकी ऑनेस्टी से चलेंगे, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। राइट, आप आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। कुछ कुछ ऐसा एक वेग थॉट्स आते हैं। अब समझते हैं कि IMA इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड को स्पेसिफिकली कैसे डिफाइन करता है। इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड कहता है कि आप सही चीजें कर रहे हैं, डूइंग द राइट थिंग। आप प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रहे हैं तो कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उनका मतलब समझना पड़ेगा। तो डूइंग द राइट थिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर कोर वैल्यूज। राइट, आप सही चीजें करें और जो आपकी आपकी जो कि आपकी कोर वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। सबसे पहले तो ये। अब सही चीजों में क्या क्या आती हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है, यू मिटिगेट द एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशंस। सॉरी, मैं इसको हटा देता हूँ। यस, सो फर्स्ट पॉइंट आता है, यू मिटिगेट एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशंस। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? आपने वर्ड तो सुना हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर आप एक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठे हैं, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट मतलब आपको एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं जिससे कि आपके आपके खुद को या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को आपकी पोजीशन से, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज से कोई पर्सनल गेन मिल सकता है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बाय डेफिनेशन चलूं तो डेफिनेशन कहती है, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, यू कैन बी अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव, यू कैन बी अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, और यू कैन बी एन एम्प्लॉय जो कि एक सर्टेन पोजीशन पे है, एंड यू कैन रिसीव अ पर्सनल गेन फ्रॉम योर प्रोफेशनल एक्शंस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और टू योर ओन सेल्फ। उस सिचुएशन में प्रोफेशनल ऑफ एथिक्स, सॉरी, उस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन अराइज होती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैं एक CMA हूँ, एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। फर्ज करता हूँ कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक काम दिया है मेरे को कि मुझे पांच अ, मेरे को 5 लिस्ट दी है रॉ मटेरियल वेंडर्स की। लाइक मेरे को मेरी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल वेंडर्स डिसाइड करने हैं कि इन पांचों में से कौन से वेंडर्स मेरी कंपनी को एक अच्छा क्वालिटी रॉ मटेरियल दे सकते हैं और सबसे कम प्राइस पे दे सकते हैं। उन पांचों में से एक जो वेंडर है वो मेरा फ्रेंड की कंपनी है। एक जो वेंडर है वो मेरा फ्रेंड है, उसकी कंपनी है। अब डिसीजन मेरे पे है कि मैं उसको चूज कर रहा हूँ या बाकियों को। अब ऑब्वियसली डिसीजन मेरे पे है तो मैं यही सोचूंगा कि यार आई शुड चूज हिम और हर, जस्ट बिकॉज ही इज माई फ्रेंड। उसको मेरे इस डिसीजन से एक अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट होगा क्योंकि मेरी कंपनी बड़ी है और रेगुलर ट्रांजैक्शंस रॉ मटेरियल का चलता है। तो इधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन डिसाइड मतलब अराइज होगी, सॉरी, इधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिचुएशन अराइज होगी जब मैं
मेरे पोजीशन से पर्सनल गेन दूंगा मेरे फ्रेंड को, करेक्ट। अब इसको मैं मिटिगेट कैसे कर सकता हूँ? मैंने फर्स्ट वर्ड लिखा है मिटिगेट। मिटिगेट मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं अपने मैनेजर को बोलूँ कि मैं, क्योंकि इन पांचों वेंडर्स में से एक वेंडर मेरा फ्रेंड है, तो मेरा डिसीजन बायसनेस होने के चांसेस ज़्यादा है, तो मैं ये डिसीजन नहीं लेना चाहता और इस सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर होना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैं ये डिस्क्लोज करता हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन है और मैं इससे बाहर हो रहा हूँ। तो दिस कैन बी द फर्स्ट पॉइंट, और इस तरीके से आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन को मिटिगेट कर सकते हो। आई होप आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझ आया होगा, करेक्ट। सो इंटीग्रिटी का पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट कहता है रिफ्रेन फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी कंडक्ट दैट प्रेजुडाइज कैरिंग आउट ड्यूटीज एथिकली। बहुत भारी शब्द है, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी कंडक्ट दैट प्रेजुडाइज कैरिंग आउट ड्यूटीज एथिकली। अब इसको आप एक बार स्टॉप करके और इन वर्ड्स को एक बार दिमाग में घुमाते हो तो थोड़ा थोड़ा ऐसा समझ आ रहा है कि कंडक्ट मतलब ऐसी कोई एक्शंस ना करें जो कि आपकी ड्यूटीज को एथिकली हैम्पर करे। वीडियो स्टॉप करके समझना है, दोबारा बोलता हूँ कि ऐसे कोई एक्शंस ना करें, ऐसे कोई कंडक्ट ना करें जो कि आपकी ड्यूटीज को एथिकली कॉम्प्रोमाइज करें, करेक्ट। एकदम सही मतलब है। आप कोई ऐसे एक्शंस नहीं करते हैं जो कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को या आपके जॉब को एथिकली हैम्पर करती हैं, एथिकली इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है, लेट्स से कि आपके मैनेजर ने आप एज एन अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं एक टीम में, आप अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं और हर एक रोल के ऊपर एक सुपरवाइजर रोल होता है, और आपके मैनेजर ने आपको बोला कि आप इस महीने के एक्सपेंसेस इस महीने की जगह अगले महीने में रिकॉर्ड करें, जिससे कि आपके जो प्रॉफिट्स है वो थोड़ा ज़्यादा दिखे, ठीक है। आपका प्रॉफिट इस महीने का थोड़ा ज़्यादा दिखे। अब एज एन अकाउंटेंट आपके पास पावर है ऑब्वियसली, बट फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है मैंने? रिफ्रेन फ्रॉम एंगेजिंग, मतलब आप ऐसे एक्टिविटीज़ ही नहीं करते हैं जो कि आपकी ड्यूटीज़ को एथिकली हैम्पर करें, जो प्रेजुडाइज मतलब एथिकली हैम्पर करें। अब आपने आपके मैनेजर को बोल दिया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र हैं, जो कि मेरे शेयर होल्डर्स हो गए, वो मिसलीड होंगे इससे। उनको लगेगा यार प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ है इस कंपनी में, कंपनी महीने टू महीने अच्छा कर रही है, दैट इज़ गुड। अगर एक महीने बोला है तो मैनेजर अगले महीने भी बोलेगा यही करने को। और मंथ बाई मंथ आपकी कंपनी का प्रॉफिट बुक्स में तो अच्छा दिख रहा है, बट एक्चुअली में है नहीं उतना अच्छा। तो इस वजह से आपने आपके मैनेजर को बोला कि क्योंकि आप इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय हो, कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे यूज़र्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो यूज़र हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्पैक्ट करेगा, तो आई वोंट डू इट, मैं मिसलीड नहीं करूँगा उनको। तो आप ऐसे कंडक्ट में नहीं फंसते हो जो कि दैट कैन कैरी प्रेजुडाइज, जो कि आपकी ड्यूटीज़ को एथिकली हैम्पर कर सकती है। सेकेंड पॉइंट समझ आया। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट कहता है यू एब्सटेन फ्रॉम एक्टिविटीज दैट माइट डिसक्रेडिट योर प्रोफेशन। एब्सटेन फ्रॉम एक्टिविटी दैट डिसक्रेडिट योर प्रोफेशन। अब अगेन कुछ रॉ थॉट्स आते हैं कि यार डिसक्रेडिट योर प्रोफेशन, क्रेडिट का मतलब होता है कोई हमें क्रेडिट दे, ठीक है, हमारे हमारे अच्छे काम के लिए, करेक्ट। अब हमको इस पॉइंट से ये मतलब है कि ऐसे हम एक्शंस ना करें जो हमारे प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करें, मतलब प्रोफेशन पे सवाल उठे, एज सिंपल एज दैट। मतलब कि हम ऐसे एक्शंस ना करें जो हमारी रेपुटेशन को, हमारे प्रोफेशन की रेपुटेशन को हैम्पर कर दे। डिस्क्रेडिट योर प्रोफेशन। अकाउंटेंट हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है? मेरा प्रोफेशन अकाउंटेंसी है, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना है, उनको बैलेंस शीट को मैच करना है, और जो उसके यूजर्स हैं उनको सही इमेज दिखानी है कंपनी की, ये मेरा प्रोफेशन है, करेक्ट। तो मैं ऐसे कोई काम ना करूं जो इस प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे, इस प्रोफेशन में सवाल उठाए। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एक एग्जाम्पल हो सकता है कि अगेन मैं एक अकाउंटेंट हूँ। अब मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तो या अब क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेट्स से कि प्रथम एक अकाउंटेंट है, और जो भी आपका नाम है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद को फर्ज करिएगा आप अकाउंटेंट हैं, और आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ वेंडर्स की लिस्ट है, सारे क्रेडिटर्स, सब डेटर्स, जो भी पैसा आना है, पैसा देना है कंपनी से, कंपनी के अकाउंट से। अब आपके पास एक क्रेडिटर का, राइट, एक क्रेडिटर का फ़ोन आता है, और वो आपको बोलता है कि
वो आपको बोलता है कि मैं आपको, मतलब लेट से एक एक्स क्रिएटर का आपका फ़ोन आता है और वो आपको बोलता है कि मैं आपको अच्छे मोबाइल फ़ोन्स, एक एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करूँगा और एक फ्री वेकेशन आप मेरी साइड से जा सकते हो, कंपनी को कुछ मत बताना, आप मेरी साइड से पैसे ले लेना, मैं आपको आपके सेविंग्स अकाउंट या थर्ड पार्टी किसी में भी डाल दूंगा जिसमें आप बोलोगे, पर इसके बदले में आप जो मेरा पेमेंट है वो थोड़ा फास्टर करवा दो। आप इसके बदले में कंपनी से मेरा पेमेंट फास्टर करवा दो या कर दो अगर आपके पास अथॉरिटी है तो, एंड पेमेंट फास्ट करवा दो, और कोई बिलिंग मिसमैच हो ना, कि कोई बिल्स में मिसमैच हो और कोई पैसा मुझे फॉर एग्जांपल कम देना हो तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ाकर दे देना, बदले में आप एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन रख लो और एक वेकेशन चले जाना मेरी तरफ से, मतलब क्रिएटर की तरफ से। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मेरे एज एन, अगर मैं ऐसा समझूँ तो ये मेरे एक अकाउंटेंसी प्रोफेशन को, अकाउंटेंट एज एन अकाउंटेंट प्रोफेशन को डिसक्रेडिट कर रहा है। करेक्ट। सो मेरे को ऐसे एक्शंस में नहीं घुसना है, तो ऐसे कोई एक्शंस या ऐसी कोई एक्टिविटी जो कि मेरे प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे उसमें मेरे को नहीं जाना है। थर्ड पॉइंट समझ आ गया गाइस? मैं जब भी आपको स्टैंडर्ड समझा रहा हूँ या प्रोफेशनल एथिक्स में स्टैंडर्ड्स की बात करें या प्रिंसिपल्स की बात करें, हमको हमेशा ध्यान रखना है इन सारे वर्ड्स का। हमको ये जो वर्ड्स इधर लिखे हुए हैं ना, ये आपके लिए कीवर्ड्स एक्ट करेंगे, मतलब जब अगर आपके में इनका एसए का क्वेश्चन आता है तो आपको ये वर्ड्स ही लिखने हैं। एग्जाम्पल आप जो भी इससे सूटेबल हो इस कीवर्ड के या इस पॉइंट के वो आप लिख सकते हो, ठीक है, बट आप अगर ये कीवर्ड्स लिखोगे तो आपको ब्राउनी पॉइंट्स हैं। मतलब जो भी आपका एग्जामिनर होगा या इन्विजिलेटर होगा वो ये समझ सकता है कि आपने बुक पढ़ी है, आपको पता है कि आईएमए एग्जैक्टली क्या कहता है इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड पे, ठीक है। तो आपको ये कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है। अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्या कहता है? यू प्लेस यू प्लेस इंटीग्रिटी ऑफ प्रोफेशन अबव योर पर्सनल इंटरेस्ट। यू प्लेस इंटीग्रिटी ऑफ प्रोफेशन अबव योर पर्सनल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि आप आपके प्रोफेशन की इंटीग्रिटी को आपके पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर रखते हो आपके एक्शंस में, ठीक है। ये आप कैसे रख सकते हो? अगेन एक एग्जांपल से चलते हैं। एग्जांपल इसमें आप ये ले सकते हो कि लेट से कि आप एक टीम में वर्क कर रहे हो और आपको पता चला कि जो आपका टीम लीड है, जो आपका सुपरवाइजर है या टीम लीड है, वो किसी फ्रॉड में इंगेज्ड है, ठीक है, किसी भी तरह के फ्रॉड में कंपनी में इंगेज्ड है। तो अब आपको पता है कि अगर आप ये फ्रॉड रिपोर्ट करोगे तो आपका प्रमोशन रुक सकता है। आप इससे भली भांति अवेयर हो, भली भांति आप जानते हो। तो अब क्योंकि क्योंकि आपका प्रोफेशन सॉरी आपका प्रमोशन इस वजह से रुक सकता है, तो आप ऐसे कंडक्ट में जाते ही नहीं। मतलब एक तो ऑप्शन है कि आप फ्रॉड रिपोर्ट करते ही नहीं, और एक ऑप्शन है जो कि आप चूज करते हो कि आप जो भी आईएमए का सेट प्रोसीजर है कि इस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज को देखते हो, फिर सुपरवाइजर ही इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर वाले सुपरवाइजर के पास जाते हो और फ्रॉड रिपोर्ट करते हो सेट प्रोसीड्योर से। चाहे आपका प्रमोशन भी रुक जाए बट फिर भी आप फ्रॉड रिपोर्ट करते हो, तो आप आपके पर्सनल इंटरेस्ट को नीचे रख रहे हो आपके प्रोफेशन से, इंटीग्रल प्रोफेशन से। करेक्ट। दैट मीन्स आपको आपके प्रोफेशन की इंटीग्रिटी हमेशा आपके पर्सनल इंटरेस्ट से ऊंची रखनी है। करेक्ट। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड में आपको समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, क्योंकि इंटीग्रिटी आपको हर एक वे में या हर एक वे में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि आप कोई कहीं से गिफ्ट्स तो रिसीव नहीं कर रहे हो, कोई फेवर्स तो रिसीव नहीं कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी से, जो कि आपके जो कि डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है। करेक्ट। इधर आपका इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज होता है। तो इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों मेन पॉइंट्स हैं। जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो, बेकर हो गई, हॉक हो गई, आप उसमें और डिटेल पढ़ सकते हो और एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो। मैंने इन चारों के आपको एक एक एग्जाम्पल्स इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है कि ये चारों का मतलब क्या होता है और उनके क्या एग्जाम्पल्स आप सूट कर सकते हो। आई होप इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड समझ आया होगा। अब हम बढ़ेंगे सेकेंड स्टैंडर्ड की तरफ, जो कि है क्रेडिबिलिटी स्टैंडर्ड। अब क्रेडिबिलिटी स्टैंडर्ड क्या कहता है? मैंने वीडियो के शुरू में आपको एक चीज़ बताई थी कि आप स्टैंडर्ड्स को निमोनिक से याद रख सकते हो। निमोनिक था आईसीसी टूर्नामेंट से हम याद रखेंगे आई ट्रिपल सी। करेक्ट। तो आई इज इंटीग्रिटी, सेकेंड सी, सेकेंड सी इज क्रेडिबिलिटी। अब क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्रेडिबिलिटी मैं वीडियो पॉज करके सोचूं तो
क्रेडिबिलिटी का थोड़ा मतलब मैं समझ आता है कि यार क्या मैं इस काम के लायक हूँ, क्रेडिबल हूँ, मतलब मैं इस काम में स्किलफुल हूँ, कुछ कुछ ऐसा। करेक्ट। अब क्रेडिबिलिटी का अकॉर्डिंग आईएमए कैसे डिफाइन करता है, वो ऐसे करता है। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है, एक होता है बिलीवेबल, कि अगर आपको आपका मैनेजर कोई काम दे रहा है तो वो आपको बिलीव करके दे रहा है कि आप ये काम कर सकते हो। सेकंड, ट्रस्ट वर्दीनेस, आप पे ट्रस्ट करके दे रहा है कि आप ये काम टाइम पे ख़त्म कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो बाकी लोगों से। सो क्रेडिबिलिटी स्टैंडर्ड मीन्स ट्रस्ट वर्दीनेस एंड बिलीवेबल। करेक्ट। अब हम समझते हैं कि आईएमए क्रेडिबिलिटी स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें बोलता है। वो बोलता है सबसे पहले तो कि यू शुड कम्युनिकेट योर इन्फॉर्मेशन फेयरली एंड ऑब्जेक्टिवली। मतलब आपको जो भी काम दिया है, आपको जो भी प्रोजेक्ट दिया है, वो उसके लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके सुपरवाइजर को या आपकी टीम को फेयरली कम्युनिकेट करनी है। जैसा जैसा चल रहा है वैसा वैसा ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करना है। और एक वर्ड और लिखा है मैंने इधर, ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली का मतलब फैक्ट्स के साथ। अगर उसमें कोई फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं तो फैक्चुअल फिगर्स के साथ आपको आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है। फर्स्ट पॉइंट बहुत ईजी है। सेकेंड पॉइंट कहता है यू शुड प्रोवाइड ऑल relevant information that can impact the user's understanding of the reports। मतलब आप अगर कोई ऐसी पोजीशन पे बैठे हो जिसमें कि आपको जिसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन जो कि आप प्रोवाइड करते हो वो जो भी लोग यूज़ करते हैं उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट हो, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है। जैसे कि अगेन आप एज एन अकाउंटेंट वर्क कर रहे हो और एक फाइनेंस टीम में वर्क कर रहे हो और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेम करते हो। करेक्ट। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेम करते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स हम और आप जैसे लोग होते हैं, आईपीओ में लगाने वाले लोग। बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं। करेक्ट। एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ये समझने के लिए कि कंपनी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है। राइट। कंपनी ग्रो कर रही है, क्या हम कंपनी पे बेट ले सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं और हमारा पैसा ग्रो होएगा नहीं होएगा इन द नेक्स्ट 5 years। वेरी करेक्ट। सो अगर आप एक ऐसी अगर आप एक ऐसी पोजीशन पे हो तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है जो कि, और वो सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है जो कि यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिपोर्ट्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट कहता है यू शुड रिपोर्ट एनी डिलेज और डेफिशिएंसीज इन द इंफॉर्मेशन एंड टाइमलीनेस एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब अगर आपको कोई टास्क दिया है, राइट, और उसमें बाई चांस कुछ डिले हो रहा है, लेट्स से कि आपको 10 days की टाइमलाइन दी है, डेडलाइन दी है, बट आपको पता है कि टास्क लॉन्गर ले रहा है, तो रेदर देन कि आप 9th day की शाम को आपके मैनेजर को या सुपरवाइजर को मेल करो कि ये टास्क मुझसे नहीं हुआ, इसमें और 10 दिन लगेंगे, इंस्टेड आप टाइमली मैनर से ऑन द फिफ्थ डे या 6th day अपने सुपरवाइजर को मैनेजर को बोल दो कि क्योंकि द टास्क इज क्वाइट हैवी एंड मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 दिन की जगह मेरे को और एक हफ्ता चाहिए होगा, तो आप टाइमली कोई डिले होता है इन्फॉर्मेशन तो आप वो कम्युनिकेट कर दो आपके अपर लेवल पे। तो क्रेडिबिलिटी स्टैंडर्ड ये कहता है कि इससे आप क्रेडिबल माने जाओगे, यू विल बी अ क्रेडिबल पर्सन अगर आप कोई भी डिले या डेफिशिएंसीज और इन्फॉर्मेशन को आप टाइमली रिपोर्ट कर रहे हो। फोर्थ फोर्थ पॉइंट कहता है यू कम्युनिकेट एनी प्रोफेशनल लिमिटेशंस। मतलब अगर आपको कोई टास्क दिया है, एक और एग्जांपल से लेते हैं इसको कि इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं अगेन कि आपको कुछ ऐसा टास्क दिया है जिसमें आप स्किल्ड नहीं हो। करेक्ट। आप उसमें स्किल्ड नहीं हो, आप वो काम अच्छे से नहीं कर सकते और आपको लगता है कि अगर इस काम के लिए कोई किसी और को हायर किया जाए या कोई और ये काम करे तो बेटर रहेगा। जैसे कि आप एक अकाउंटेंट हो और आपको वैल्यूएशन का काम दिया जाए, आपके मैनेजर ने आपको वैल्यूएशन का काम दिया, अब आप उसको मना नहीं कर पा रहे हो और आपको पता है अंदर से कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, तो आप उस काम में आपकी स्किल्ड लिमिटेड है। करेक्ट। तो आपको वो क्लियरली कम्युनिकेट करनी है आपके अपर लेवल मैनेजमेंट को। अगर कोई भी प्रोफेशनल लिमिटेशंस अराइज होती हैं, आकर होती हैं या एग्जिस्ट करती हैं तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करनी है। तो ये थे 4 पॉइंट्स क्रेडिबिलिटी स्टैंडर्ड के। इंफॉर्मेशन फेयरली और ऑब्जेक्टिवली फैक्ट्स के साथ और सही और टाइमली मैनर पे कम्युनिकेट करनी है। कोई डिले और डेफिशिएंसीज होती हैं अगर किसी प्रोजेक्ट पे या किसी इन्फॉर्मेशन पे, वो भी आपको टाइमलीनेस के साथ कम्युनिकेट करनी है। थर्ड पॉइंट, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन
और जो इन्फॉर्मेशन यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग को इम्पैक्ट कर सकता है, उनकी डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है, वो सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट करनी है और डिस्क्लोज करनी है, सबसे बड़ी बात। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर कोई प्रोफेशनल लिमिटेशंस अकर होती हैं या एग्जिस्ट करती हैं, वो भी आपको कम्युनिकेट करनी है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं अगेन एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इसमें कीवर्ड्स मिलेंगे। क्या कीवर्ड्स? यू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन फेयरली एंड ऑब्जेक्टिवली। जो आपको फैक्ट पैटर्न मिलेगा उसमें आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, यही सेम कीवर्ड्स। प्रोफेशनल एथिक्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको ये कीवर्ड्स समझ आ गए, लर्न हो गए, तो आप आराम से आइडिया लगा सकते हो कि ये कौन से स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। ऐसे ही डिले एंड एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल लिमिटेशन, कम्युनिकेट करना, ये कीवर्ड्स हैं। और अगर आप ये समझ गए, ऑब्वियसली आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग समझ गए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे 2 स्टैंडर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे।